जय हिंद दोस्तों, भारत टीवी के इस ओलंपिक स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज 16वां दिन था और कल क्लोजिंग सेरेमनी है टोक्यो ओलंपिक्स की, तो उसी पे हम चर्चा करते हैं। तो भारत टीवी ने एक मुहिम छेड़ी है कि ये जो मेडल हमें मिलते हैं, हमारा अगला ओलंपिक्स है 2024 में पेरिस ओलंपिक्स, तो उसके लिए अभी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो सिस्टम में जो खामियां हैं हम आपके सामने वो बात लेके आएंगे। आपने देखा होगा भारत टीवी पे हमने हर रोज़ आपको ये बताया कि हमारे खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा और हम अपने खिलाड़ियों के साथ हैं, और जो कुछ कमियां रही वो भी हमने आपको बताई कि कहाँ चूक हो गई और कहाँ मेडल हमारे हाथ से फिसल गया, वो हमने बताया। तो ये मुहिम हमारी हमेशा जारी रहेगी ताकि हमारे देश को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिल सके ओलंपिक्स में। तो ये एक भारत टीवी की मुहिम है, उसके लिए हम बातें सामने रखते रहेंगे, आवाज़ अपनी उठाते रहेंगे। अब चाहे वो किसी कमी हो, चाहे सिस्टम की कमी हो, कोई सरकार की कमी हो, आपके सामने हम सीधी बात रखेंगे ताकि हमारे देश को और ज़्यादा मेडल मिल सके। तो आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपने आप सुझाव दे सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज हमने जैसे ही नीरज को गोल्ड मेडल मिला, तो आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है भारत के चैंपियन बेटे ने, नीरज चोपड़ा ने, और बजरंग पुनिया जो हमारे पहलवान हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को जितवाया है। और तो बहुत ही खुशी का दिन था, बहुत ही ऐतिहासिक दिन था आज। और अदिति अशोक वो चौथे स्थान पर ही, हालांकि वो भी मेडल की रेस में थी अंतिम समय तक, सिर्फ एक शॉट से रह गई, नहीं तो वो भी आज मेडल भारत को जितवाती। तो आज हम पूरे ओलंपिक के बारे में चर्चा करेंगे, कौन से वो 7 खिलाड़ी रहे जो भारत के लिए जो मेडल लेके आए, और आज तक भारत को कितने मेडल मिले हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सारी जो विस्तार से चर्चा आज हम करेंगे। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं या आपके सुझाव हैं आप वो सामने रख सकते हैं। तो आज भारत को 2 मेडल मिले, एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल। तो इसके साथ ही इस ओलंपिक्स में भारत को 7 मेडल मिले हैं टोटल, और आज तक का ये सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक रहा भारतीय टीम का। तो आज तक किसी एक ओलंपिक में भारत को 7 मेडल नहीं मिले हैं। इससे पहले 2012 में जो लंदन ओलंपिक्स था उसमें भारत को 6 मेडल मिले थे, और पिछला जो ओलंपिक्स था, जो रियो ओलंपिक्स था 2016 का, भारत को केवल 2 मेडल मिले थे। तो बहुत ही शानदार ओलंपिक्स रहा ये भारत के लिए, और भारत को 7 मेडल मिले इसमें। आज तक किसी सिंगल ओलंपिक में भारत को इतने मेडल नहीं मिले हैं। और 7 मेडल के साथ जिसमें भारत को 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं, और टोटल मिले 7 मेडल भारत को। तो भारत 7 मेडल के साथ 47वें स्थान पर रहा ओलंपिक्स में। आज मैं आपको बता दूं कि आज अंतिम दिन था ओलंपिक का, कल क्लोजिंग सेरेमनी बस है, जो 17वां दिन है उसमें क्लोजिंग सेरेमनी है। तो भारत का अब किसी इवेंट में पार्टिसिपेशन नहीं है। तो चाइना की टीम नंबर 1 पे रही और उसको 38 गोल्ड मेडल मिले, 31 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, इसी के साथ 87 मेडल मिले और चाइना की नंबर 1 रही। अमेरिका की टीम को 108 मेडल मिले, लेकिन अमेरिका की टीम दूसरे स्थान पर रही। अब आप पूछेंगे कि भाई चाइना को मिले 87 और अमेरिका को मिले 108, फिर दूसरे स्थान पे कैसे रही? भाई साहब मैं आपको बता दूं कि जितने गोल्ड आपको मिलते हैं उसके हिसाब से रैंकिंग डिसाइड होती है। तो अमेरिका को मिले 36 गोल्ड, 39 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज, 108 मेडल पर 36 गोल्ड है, और चाइना को है 38 गोल्ड। तो चाइना ऊपर निकल गया और अमेरिका रहा दूसरे स्थान पे। जापान को मिले 27 गोल्ड मेडल, और जापान को जो टोटल मेडल मिले हैं तो 56 मेडल मिले हैं जापान को, जहां ओलंपिक हो रहा है उस पर उसको 27 गोल्ड है, 12 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज। तो इस हिसाब से जापान तीसरे स्थान पे रहा। तो गोल्ड की वैल्यू होती है। तो अगर जैसे आपको 100 मेडल मिले हैं लेकिन आपका एक भी गोल्ड नहीं है, और किसी देश को सिर्फ 1 गोल्ड मिला है, तो वो जो 1 गोल्ड वाला देश आपसे ऊपर होगा। तो गोल्ड की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो इसीलिए चाइना को 38 गोल्ड, अमेरिका को 36 गोल्ड, जापान को 27 गोल्ड और भारत को 1 गोल्ड मेडल, और इसके साथ ही हम रहे 47वें नंबर पे। और जो पुराने ओलंपिक्स थे उसके मुकाबले बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया हमें, पर अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम की, मैं आपको बातें बताता रहूँगा। अगले जो 3 साल हमें जो पेरिस ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स 4 साल में एक बार आता है, लेकिन इस बार 3 साल में आएगा, क्योंकि ये जो ओलंपिक्स था ये 2020 में होना था, कोरोना की वजह से 2021 में ये स्थगित हो गया। इसीलिए, और अगला जो है 2024 में होना है, तो वो तो अपने उसी टाइम पे रहेगा। तो ये 2021 में 5 साल बाद आया ओलंपिक्स, अगला ओलंपिक्स केवल 3 साल है हमारे पास।
इसी में हमें मेहनत करनी है और इस बार हमें कम से कम इससे दुगने मेडल लाने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम 15 से 20 मेडल का हमें टारगेट रखना पड़ेगा अगले ओलंपिक्स के लिए। इस ओलंपिक्स में मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं 11 मेडल मैंने बोला था कि 11 मेडल आ सकते हैं, तो 7 मेडल रहे। और कुछ इवेंट में हम बिल्कुल, जैसे आप कह सकते हैं कि जो विस्कर होता है, छोटे से एक अंश होता है, आप ये कह सकते हो, उससे हम चूक गए मेडल से। आदित्य अशोक के इवेंट में जो गोल्फ का था, हम एक शॉट से चूक गए। ऐसे ही हॉकी के सेमीफाइनल में, नहीं, हॉकी के ये जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच था उसमें हम 4-3 से हारे। तो एक गोल कहीं और हो जाता तो फिर शूट आउट हो सकता था और फिर हम जीत सकते थे, तो उसमें कमी रह गई। लेकिन हम बुराइयां करने के लिए नहीं हैं, हम भारत की टीम को हमेशा सपोर्ट करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि कुछ जो कमियां नहीं तो आगे हम कैसे सुधार करें। और अगला ओलंपिक सर 3 साल बाद है, आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर हम 3 महीने पहले तैयारी करेंगे 2024 में जाके, तो फिर 5-7 मेडल से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। इसीलिए आज से आप तैयारी शुरू कर दो ओलंपिक्स की, और फिर आप रिजल्ट देखना क्या रहेगा। कमियां बहुत सारी हैं, सिस्टम में कमियां हैं सर। हम चाहते हैं कि हमारी, जैसे चाइना 38 मेडल लेके आया है गोल्ड मेडल, जो अमेरिका 36 लेके आया है, जापान 27 गोल्ड मेडल लेके आया है। तो टोटल जो चाइना लेके आया है 87 गोल्ड मेडल, 87 मेडल लेके आया है। अमेरिका 108 मेडल, तीनों मेडल की हम बात करें तो, और जापान 56 मेडल और हमारे 7 मेडल। हम बहुत सारे लोग खिलाड़ियों को दोष दे देते हैं कि खिलाड़ियों ने भाई मेहनत नहीं करी या कुछ और कमियां हैं, सिस्टम की कमियां हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम है सर, उसमें आप सरकार को ले लीजिए, हमारी मानसिकता को ले लीजिए, हम आप ये बताइए मुझे, कितने हम लोग हमारे बच्चों को हम ओलंपिक की तैयारी के लिए डालते हैं। आप जो देख रहे हैं लाइव, या आप इसको जो बाद में इनको देखेंगे, आप ये बताइए कितने बच्चों की तैयारी हम करा रहे हैं। 90% लोग हम तैयारी कराते ही नहीं है। लेकिन फिर हाँ, ओलंपिक आता है तो हम चाहते हैं, आज जिसने नीरज का मैच देखा होगा, सब चाहते हैं हमारा बच्चा नीरज बन जाए। नीरज ऐसे नहीं बना सर, बहुत मेहनत करी, वर्षों की मेहनत है नीरज के लिए। तो उसकी भी हम जो कमियां थी आपको बताएंगे और सभी खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे। तो ये मैंने बताया कि टोटल मेडल हमें कितने मिले हैं, 7 मेडल, और हम 47वें नंबर पर रहे। अब हम बात करते हैं कि जो आज के इवेंट थे, उसमें नीरज चोपड़ा, भारत का बेटा नीरज चोपड़ा, पानीपत के एक छोटे से गांव से आता है और ये लड़का भारत का नाम रोशन कर देता है। ऐतिहासिक दिन था आज 1896 से हमने पार्टिसिपेट करना शुरू करा था ओलंपिक्स में। 1896 के बाद आप ये देख लीजिए, करीब 125 साल हो गए हमें ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हुए, और सिर्फ 2 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आज तक हमें मिले हैं। मैं आपको गिन के बता सकता हूं, जो इससे पहले हमें 28 मेडल मिले थे, इस बार हमें 7 मिले हैं, तो 35 मेडल है हमारे पास गिन के। मैं आपको नाम बता सकता हूं किसको कौन सा मेडल मिला। उसमें आपके 8 तो हॉकी के ही हैं गोल्ड मेडल, फिर 2 सिल्वर हॉकी का है, 1 ब्रॉन्ज है हॉकी में। तो ये हॉकी की बात होगी। फिर केडी जादव को मिला 1952 में, और उसके बाद 1996 में फिर एटलांटा जो ओलंपिक्स था उसमें लिएंडर पेस को मिला था ब्रॉन्ज मेडल लॉन टेनिस में। उसके बाद फिर कर्नल मलेश्वरी को मिला था, जो ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक्स था उसमें 2000 में मिला था। मैं कह रहा हूँ आपको, मैं गिन के बता सकता हूँ, क्योंकि आप जो मेडल हमें मिले हैं तो कहीं ना कहीं अगर संख्या इनकी ज़्यादा होनी चाहिए थी। 2004 में राज्यवर्धन राठौर को मिला था सिल्वर मेडल। 2008 में अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मेडल मिला था। उसमें कुश्ती में हमें सुशील कुमार को भी एक ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और फिर 2012 का जिसको जो हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, उसमें हमें काफ़ी मेडल आए। उसमें 6 मेडल आए थे। मैरी कॉम को हमें मेडल मिला, उसमें सुशील कुमार को हमें सिल्वर मेडल मिला, और साइना नेहवाल को हमें मेडल मिला था उसमें। तो काफ़ी सारे उसमें इवेंट रहे। तो 6 मेडल हमारे 2012 में आए थे। 2016 में हमारे केवल 2 मेडल आए उसमें पीवी सिंधु का एक सिल्वर था, और जो क्या कहते हैं, एक ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास उसमें आया था। कुश्ती में साक्षी मलिक का आया था। तो मैं आपको, और इस ओलंपिक में तो मैं आपको बता ही दूंगा जो 7 मेडल मिले थे। तो मैं गिन के आपको बता सकता हूँ, और ये बड़ी गर्व की बात नहीं है मेरे लिए कि भाई मैं बता रहा हूँ आपको। ये मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत कम मेडल हमें मिले हैं और बहुत गुंजाइश है। हम क्या करते हैं, मीडिया आप देखना, आज आप हर एक चैनल पर आपको नीरज चोपड़ा दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले नीरज चोपड़ा को आपने कब दिखाया, आप मुझे ये बताइए। हमारे जो चैनल हैं वो कितना फोकस करते हैं हमारे हीरो, जो सलमान खान, शाहरुख खान हमारे हीरो हैं, ये सब को हम उसकी पिक्चरें देखते हैं, उनको सबको आगे रखते हैं। लेकिन जो ये मीराबाई चानू, ये किसकी हीरो थी आप मुझे बताइए।
और नीरज चोपड़ा किसका हीरो था, कितने लोग जानते थे? कुछ लोग जानते होंगे उनको, मैं कहता हूँ 8-10% जानते होंगे, 90% जनता को तो पता ही नहीं था कौन थे ये। अब ये जीत गए हैं तो भारत में क्या होता है कि उगते हुए सूरज को सलाम होता है, अब हम उसकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक गलती हम और कर रहे हैं, जो 7 खिलाड़ी जीते हैं उसके अलावा जो बाकी बच गए, अगर वो उन्होंने मेहनत अपनी पूरी करी थी लेकिन उनको हम गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, तो सर आप उनको पहचानिए, अगली बार आपके लिए वो भी मेडल लेके आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ मनु बाकर की, मैं बात कर रहा हूँ सौरभ भारद्वाज की, ये लड़के हैं, ये देखिए कितना बेहतरीन ये खिलाड़ी हैं। विनेश फोगाट, इनसे भी मुझे बड़ी उम्मीद है और अगली बार ये मेडल लेके आएंगे। इनको ना भूलिएगा, इनको ना भूलिएगा। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो हमें अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और बुरा लगता है जब मेडल ये लोग नहीं लेके आते, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है। हमारे स्कूल्स में कितना कितना क्या कहते हैं, स्कूल्स में स्पोर्ट्स का इवेंट कराते हैं, आप मुझे ये बताइए। बाहर के देशों में अमेरिका, चाइना, जापान, एक एक करिकुलम में ऐड होता है। जो बच्चों का शुरू से जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में घुस जाते हैं। जो बच्चा 5 साल से घुसा हुआ है और जो वो 22-23 साल का होता है तो वो 15 साल उससे करे होते हैं। हमारा सिस्टम में कुछ गड़बड़ है सर। हमें जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, तो मैं रटने के लिए हमें बना दिया जाता है कि भाई आप रटो और नंबर आप लेके आ जाओ, अब डॉक्टर और इंजीनियर आप बन जाओ। लेकिन स्पोर्ट्स के लिए क्या हमारे पास कोई करिकुलम है? हमारी कोई एकेडमी है स्पोर्ट्स के लिए? कितने कोचिंग के स्टाफ जो जब तक स्कूल के स्तर पे, कॉलेज के स्तर पे, कॉलेज तो फिर भी बाद में आया, स्कूल के स्तर पे अगर आपके पास कोचेज नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, मेडल नहीं आएंगे सर, मेडल नहीं आएंगे। आपको स्कूल के लेवल पे जाना पड़ेगा, वहाँ आपको कोचिंग का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। कितने स्कूल पूछते हैं हमारे बच्चों से कि भाई आपको तीरंदाजी में आपको इंटरेस्ट है, आपको जेवलिन थ्रो में है। कितने को बच्चे आपके स्कूल में जेवलिन थ्रो कराते हैं, ये बताइए। नीरज गोल्ड लेके आया है, कितने को बच्चे जेवलिन थ्रो सीख रहे हैं? तो सिस्टम में बहुत कमी है सर, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। आज वो दिन नहीं है, उसके लिए हम बात सवाल उठाते रहेंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि भाई बहुत ही शानदार खेला नीरज चोपड़ा, भारत का बेटा, और पानीपत के एक छोटे से गांव से आता है, आर्मी का ऑफिसर है ये। और पहले इसका वेट काफ़ी था नीरज चोपड़ा का, ये करीब 80 किलो का हुआ करता था। फिर ये जिम में इसने ज्वाइन किया, वहाँ किसी मित्र से मिला, उसने जेवलिन थ्रो के लिए इसको रेकमेंड किया। और एक जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई चैनल आपको नहीं बताएगा, जो न्यूज़ चैनल को कवर कर रहे हैं। 2016 में नीरज क्वालिफाई कर सकता था ओलंपिक के लिए, नीरज केवल 20 दिन से रह गया ओलंपिक के लिए 2016 में। तो ये मेडल जो हमें आज गोल्ड मिल रहा है, एक कहने के सिल्वर मेडल, मैं मानता हूँ कि 2016 में हमने खो दिया। हुआ क्या, एक क्वालिफिकेशन मार्क होता है आपको हर एक स्पोर्ट्स के लिए, तो करीब 83 मीटर का जो थ्रो था वो क्वालिफिकेशन मार्क था 2016 के जो रियो ओलंपिक्स के लिए। नीरज का 83 से कम स्कोर था, इसलिए ये उस टाइम अप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन कुछ किस्मत है, आप कह लीजिए सर। 20 दिन बाद जैसी क्वालिफिकेशन की जो डेट थी, जो ख़त्म होती है, किसी इवेंट में नीरज पार्टिसिपेट करता है और ये करीब 86 मीटर फेंक देता है। तो अगर ये 20 दिन पहले 2016 में आया होता तो ये लड़का जो अब 23 साल का है, तो ये 17-18 साल का जब था, ये भारत के लिए को रिप्रेजेंट करता 2016 रियो ओलंपिक्स में। और उस टाइम अगर ये 86 फेंकता वहाँ पे, जो इसने उस टाइम फेंकना शुरू कर दिया था, तो वहाँ सिल्वर मेडल आता है इसका। क्योंकि उस टाइम जो कंपटीशन में 86 वाले खिलाड़ी को सिल्वर मेडल मिला था, तो वहाँ एक हमने मेडल हमने खो दिया। अब वो चाहे किस्मत कह लीजिए, निराशा बहुत हुई नीरज चोपड़ा को, लेकिन इसने हार नहीं मानी। और फिर इसको पीछे इंजरी भी इसको हुई थी, तो वहाँ पर उसमें मैं ये कहना चाहूँगा आपको सर, इसमें भारत सरकार ने और जो स्टेट गवर्नमेंट ने इनको काफ़ी सपोर्ट करा उसमें, नीरज को और इन कुछ अन्य खिलाड़ियों को, तो इनको काफ़ी सपोर्ट मिला है। इन्होंने तभी ये लोग आज मेडल लेके आ रहे हैं। लेकिन वो बात नहीं है जो अमेरिका, चाइना में होती है। सारे राज्य है तो अपने जो स्टेट में जो भाई स्टेडियम बनाए देने के तैयार नहीं है। अभी बताइए, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी 40% खिलाड़ी पंजाब और हरियाणा से आते हैं, 40% खिलाड़ी, क्योंकि वहाँ की सरकारें ध्यान देती हैं। ये खट्टर जी ने अभी बताइए कि अगर आज ये जीता है तो 6 करोड़ रुपए इसको दे रहे हैं, जो 4 करोड़ रवि को मिल रहे हैं, जो रवि दहिया जीता था। तो और स्टेट्स क्यों नहीं करते? करना चाहिए उनको। खट्टर जी की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि जो महिला हॉकी टीम में जो चौथे नंबर पे रही, उसके जो 9 खिलाड़ी थे, उन सभी को 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं। हालांकि मैं आलोचना अगर मैं आप कहोगे तो इस बात की करूँगा कि अगर 9 क्यों नहीं, आपके जितने भी जो 15-16 खिलाड़ी थे सबको देना चाहिए था आपको।
मैं हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूँ, मैं भारत सरकार से भी कहना चाहता हूँ, और मैं उन राज्यों की सरकार से भी कहना चाहता हूँ, अगर हरियाणा सरकार अपने खिलाड़ियों अपनी जो हमारी बेटियां हैं उनको अगर 50-50 लाख रुपए दे सकती है, तो जिस राज्य से ये और जो हमारी जो महिला खिलाड़ी आती हैं, चाहे वो पंजाब हुआ, चाहे वो झारखंड हुआ, चाहे उड़ीसा हुआ, वो क्यों नहीं देता अपने खिलाड़ियों को? आप हारने वाले खिलाड़ी का प्रोत्साहन बढ़ाइए, तभी वो अगले बार आपको मेडल देगा। अगर आप उसको भुला देंगे, उसको आप ट्रोल करेंगे, उसको आप गालियां देंगे, मेडल आगे नहीं आ पाएगा, उस खिलाड़ी का करियर खत्म हो जाएगा। तो चोपड़ा जी ने बहुत ही बढ़िया खेला और उम्मीद थी, मुझे लग रहा था कि सिल्वर तो इसका पक्का है। मेरे को गोल्ड पे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि वेटर करके जो वेटर है एक जर्मनी के खिलाड़ी हैं, वो बड़े शानदार खिलाड़ी हैं। उनका जो पर्सनल बेस्ट है, नीरज का तो 88 मीटर था, उसका 97 मीटर्स है पर्सनल बेस्ट। तो 97 की जगह वो 90 भी फेंक देता तो वो गोल्ड लेके आया था। और उसने वेटर ने 90 से ऊपर, करीब 6-7 बार 90 से ऊपर फेंक चुका है वो। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, ओलंपिक ऐसा भी है, यहाँ आपको स्किल्स तो चाहिए, साथ में आपको किस्मत भी चाहिए। तो आज क्या हुआ, जो वेटर का जो था वो टॉप 8 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, और करीब उसका जो बेस्ट रहा 82 के करीब उसका बेस्ट रहा। तो वो जो 97 मीटर फेंकने वाला केवल आज 82 मीटर फेंक पाया और ओलंपिक से बाहर हो गया, अंतिम 8 में भी नहीं आ पाया। तो सब किस्मत में होता है। वेबर करके खिलाड़ी है जो जर्मनी के, वो भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, वो करीब उन्होंने शायद 85 मीटर फेंका है, तो वो 4th आए। और चेक रिपब्लिक के जो खिलाड़ी हैं, वो 2 खिलाड़ी थे, वो भी अच्छा कंपटीशन उन्होंने दिया, तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं फेंक पाए। और नीरज ने को सबसे अच्छा जो इन्होंने जो रामबाण था, या कह दीजिए जो अपने इन्होंने तुर्प का था, इन्होंने सबसे जो पहले थ्रो था 87.03 मीटर इन्होंने फेंक दिया। तो खिलाड़ी वहीं पस्त हो गए, उनका कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो गया भाई कि नीरज ने तो पहले ही 87.03 फेंक दिया है। तो वो इनका तुर्प का इक्का था, वो बहुत ही शानदार इन्होंने जो फेंका। दूसरे थ्रो का इनका बेस्ट थ्रो रहा, जो इन्होंने 87.58 जो फेंका, 87.58, जो एक लैंडमार्क बन गया। और ये सभी खिलाड़ियों के लिए एक लैंडमार्क बना, और इससे आगे लोग नहीं फेंक पाए। तो इसके दूसरे थ्रो में था। बाकी आगे इनके जो थ्रो थे उनमें इन्होंने कम फेंका, लेकिन ये अपना काम कर चुके थे। 87.58 पे ये गोल्ड मेडल जीत गए। और वैसे मैं आपको बता दूं, इनका पर्सनल बेस्ट इससे ज़्यादा है 88 मीटर, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी आज। अगर आपको गोल्ड मिल रहा है उसमें तो क्या परेशानी है। और इससे बेहतर बहुत सारे खिलाड़ी पहले फेंक चुके हैं, लेकिन एक दबाव होता है ओलंपिक्स का ये अलग ही लेवल है। बहुत सारे खिलाड़ी हमने ऐसे देखे हैं जो वर्ल्ड चैंपियनशिप पे, वर्ल्ड कप में जीते हुए हैं, लेकिन यहाँ पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। तो वेटर जो जर्मनी के मैंने आपको बताया, जो ओलंपियन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, 97 मीटर फेंक चुके हैं, आज 82 से आगे नहीं फेंक पाए, 82.3 कुछ उनका था, और वो टॉप 8 में भी नहीं आ पाए। तो ये ओलंपिक का दबाव होता है, ये जो मानसिकता होती है वो उसमें नीरज चोपड़ा खरे उतरे। पहले जो राउंड में इन्होंने जो 6 चांस मिलते हैं, 87.03 इन्होंने पहले राउंड में ही फेंक दिया। और गिरीश गोयल जी नमस्कार, ये सल्यूट कर रहे हैं जो हमारे भारतीय खिलाड़ियों को, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे खिलाड़ियों को आप सल्यूट कर रहे हैं। तो ये जो हमें जो अपना सपोर्ट है, ये पूरे साल, पूरे जीवन भर हमारे खिलाड़ियों के लिए बना के रखना है, तभी ये मेडल लेके आएंगे। तो ऐसे मैंने आपको बताया, नीरज ने 87.58 फेंक के, 58 फेंक के, 87.58 फेंक के गोल्ड मेडल जीता। और तो बड़ा अच्छा खेले और बड़ा अच्छा लगा। 121 साल में केवल दूसरी बार ऐसा मौका आया है, 125 साल में, जब किसी खिलाड़ी ने इंडिविजुअल गेम्स में भारत के गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जीता था, और अब नीरज चोपड़ा ने ये मेडल जीता है, तो बहुत ही खुशी हुई। उससे पहले जो बाउट था, उससे पहले योगेश संगनेरिया जी कह रहे हैं कि भारत माता की जय। बिल्कुल, भारत माता की जय योगेश जी, और हमारे खिलाड़ियों की को शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खुशी की बात है, पूरा गर्व की बात है, पूरा देश झूम रहा है। आज हम जब हार गए तो सब लोग खुशियाँ मना रहे थे, मिठाइयाँ बट रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। और लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं लाइव नहीं कर पाया उसको, अपना जो हमारा जो फेसबुक पे भारत टीवी की तरफ से हम लाइव करते हैं, क्योंकि मैंने वो लाइव दिखाया था जब इनको सेरेमनी मिल रही थी। तो उसमें हुआ क्या कि जो नेशनल एंथम जो चल रही थी टीवी पे, तो मैंने वो लाइव दिखाया था, तो मेरा अकाउंट, वो जो वीडियो था वो डिलीट हो गया। तो मेरे को ये फेसबुक से मैसेज आया था कि भाई आप इसको दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये कॉपीराइट इशू है, ये जो जापान टोक्यो का ये कॉपीराइट है, तो आप उसे दिखा नहीं सकते। तो इसलिए मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको लाइव नहीं दिखा पाया, लेकिन हम जहाँ भी गए सब लोग खुशियाँ मना रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे और मिठाइयाँ बट रही थी। तो बहुत ही एक उत्सव, एक दिवाली आज, होली दिवाली आज, सब आज हमारे लिए एक है। बहुत ही समय लगाया हमने इस दिन को पाने के लिए,
तो बहुत ही उत्सव का ये जो माहौल है, और हम आगे भी इसके चर्चा आपको करते रहेंगे। तो बहुत शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का। तो नीरज चोपड़ा का मैंने आपको बताया, बाकी आप टीवी पे किसी भी चैनल में देख सकते हैं, आपको हर एक चैनल पर नीरज चोपड़ा के बारे में दिखाएंगे, और आप उनके बारे में, उनकी जीवनी आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, और 23 साल का लड़का है, पूरा जीवन पड़ा है अभी इसके लिए। तो अभी 23 साल में अगर ये गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, तो अगले आप समझिए कि 4 ओलंपिक्स आराम से खेल सकता है ये। 2024 में अभी ओलंपिक्स आएगा, 28 में आएगा, और 32 में और 36 में। तो 4 ओलंपिक्स में अगर ये अपनी क्षमता के हिसाब से खेलता रहा तो इससे बेहतर ही होता रहेगा। 87.58 आज करा इसने, तो आगे ये 88, 90, 95 ऐसे पार करेगा। तो ये कर सकता है, और बड़ी बात नहीं है ये 8-10 साल में अगर कोचिंग करके ये 100 मीटर का भी पार कर ले नीरज। और मैं ये कुछ हवा में ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, इनका जो कोच है, जो जर्मनी के शायद इनके कोच हैं, उन्होंने 100 मीटर से ऊपर फेंका हुआ है इनके कोच ने, जो नीरज को ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन तो वो अगर वो फेंक सकते हैं तो नीरज भी 100 मीटर से ऊपर फेंक सकता है। सर पर इतना आसान नहीं होगा। मेरे को पता है, मैं तथ्य देखता हूँ, मैं उसके हिसाब से वो बता रहा हूँ, आज नहीं हो पाएगा वो। 8-10 साल में अगर नीरज ऐसी मेहनत करता रहा तो जो 88 मीटर है वो 100 मीटर भी जाएगा, और ये विश्व कीर्तिमान बनाएंगे नीरज चोपड़ा हमारे। बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, हम आगे इनका भी अपडेट आपको देते रहेंगे। दूसरा जो मेडल आज जीता बजरंग पुनिया ने कुश्ती में, तो कल देश को, मेरे को उम्मीद थी, मेरे को गोल्ड की उम्मीद थी वैसे मैं बताऊँ आपको बजरंग पुनिया से, लेकिन जो ये इंजर्ड है 1 महीने से, चोटिल है बजरंग पुनिया, इसलिए अपने दाव लगा नहीं पाए। इनके पिताजी जो बता रहे थे वो कह रहे थे 1 महीने से इंजरी है इनको, इसलिए वो दाव नहीं लगा पा रहे, इसलिए कहीं ना कहीं कमी रही, और सेमीफाइनल में ही हारे। और जो क्वार्टर फाइनल में इन्होंने अपने खिलाड़ी को चित कर दिया था, पिन डाउन कहते हैं उसको, और सेमीफाइनल में ये वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए और हार गए। वहाँ लोगों को बड़ी निराशा हुई थी, लगा था, पर ये पता था कि भाई ब्रॉन्ज तो ये लाएगा। इनके पिताजी ने कल रात को ही बोल दिया था, भाई ब्रॉन्ज तो हमारे है ही है, हम तो गोल्ड के लिए गए थे, लेकिन नहीं हो पाए, तो अगले बार गोल्ड लेके आएंगे। तो बजरंग पुनिया ने जो अपने जो प्रतिनिधि था, जो उनको जो ओपोनेंट था, आज 8-0 से हरा दिया उसको। बहुत ही शानदार कुश्ती करी बजरंग पुनिया ने, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है ये खिलाड़ी। और इसके साथ ही जो 6 मेडल हमारे हो गए थे इस ब्रॉन्ज के साथ, और फिर चोपड़ा ने जो हमें जितवाया उसके साथ हमारे 7 मेडल हो गए। तो बहुत ही अच्छा लगा कुश्ती में, बड़ी शानदार खिलाड़ी है, और उम्मीद करेंगे कि एक बार गोल्ड भारत के लिए लेके आएंगे। और बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे जो डाउन टू अर्थ जो खिलाड़ी होते हैं वो जाके देश का नाम रोशन करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं जिनको फैसिलिटी मिलती है, लेकिन वो नहीं कर पाते देश के लिए। ये जो गरीब घर से बच्चे आते हैं, ये देश का नाम बढ़ाते हैं, भारत की इज्जत बढ़ाते हैं, तो सैल्यूट करते हैं सर इनको, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शानदार महसूस होता है। और आप ये देखिए, लोग ये सोचते हैं कि भाई स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है, लेकिन आप कुछ करके तो दिखाइए, तब तो फिर आपके पास पैसों की भरमार हो जाएगी। रवि को जो रवि दहिया था, जो कल उसको जो राज्य सरकार ने 4 करोड़ रुपए दिए हैं, और नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए दिए हैं। 6 करोड़ 4 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर, और आगे तो इनकी पूरी उम्र पड़ी है, तो कमाएंगे पूरे। तो ये आपके लिए मोटिवेशन है। आप ये कहते हैं ना लोग सरकारी सपोर्ट नहीं करती, आप मेडल तो लाइए, आप उसके लिए तैयारी तो करिए, और फिर आपको पैसे कैसे नहीं मिलेंगे और आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी, पूरा भारत, पूरा विश्व आपकी तारीफ करेगा। नीरज चोपड़ा का नाम पूरी दुनिया में हो गया है। सब ये कह रहे हैं कि ये कौन लड़का है भाई, ये 23 साल का लड़का आता है और गोल्ड लेके चला जाता है। भारत जैसे देश में जिनको आज तक एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला है, एक नया लड़का आता है और गोल्ड लेके चला जाता है अपने पहले ही ओलंपिक्स में। ये है भारत का डंका, जो ये पूरे विश्व में ये बजा रहे हैं हमारे जो खिलाड़ी, जो तिरंगा हमारे पूरे विश्व में लहरा रहे हैं, ये है हमारी भारत की टीम। तो बजरंग पुनिया का बहुत ही अच्छा मैच रहा था। बजरंग पुनिया से हालांकि मुझे गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन सिल्वर जो ब्रॉन्ज मिला वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने को सुझाव आप दे सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो बेटी है अदिति अशोक, बहुत ही शानदार खेली, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत हमारा धोखा देगी। आज एक शॉट से हम रह गए सुबह। और अदिति अशोक का भारत के लिए ये कंट्रीब्यूशन है, 99% लोग गोल्फ के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन अदिति अशोक के मैच के लिए जो भारत के लिए मेडल आ रहे थे, कल तक की दूसरे नंबर पे थी। तो अगर आज भी वो कंटिन्यू करती तो सेकंड आती है, सिल्वर लेके आती। तो लोग 4 बजे सुबह उठे हैं, पूरा 5-6 घंटे गोल्फ का मैच इनका देखा है, अंत में थोड़ा सा चूक गई और एक शॉट से हमारा मेडल हमारा हाथ से निकल गया। बहुत ही बुरा लगा, पर जो इन्होंने करा है
वो बहुत बड़ा करा है गोल्फ के लिए। गोल्फ जैसे जो जो हमारे देश में गोल्फ को लोग इतना नहीं मानते या इतनी वैल्यू नहीं देते, एक भारत की बेटी आती है और भारत चौथे नंबर पे उसमें रहता है, लेकिन एक भावना जगा दी। आजकल की जो लड़कियां, हमारी बेटियां आगे आएंगी और गोल्फ खेलेंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। आप ये देखिए, तो गोल्फ जैसा जो इवेंट है वो भी हमारे क्या कहते हैं, आप ये कहते हैं करिकुलम में, जैसे आगे जाके जो हमारी लड़कियां हैं वो आगे आएंगी, हमारी बेटियां आगे आएंगी और देश का नाम रोशन करेंगी। और जो इनका जो गोल्फ स्टिक उठाते हैं, तो वो अभी देखिए जो कैडी कहते हैं इनके, तो इनके जो पिताजी थे लास्ट टाइम जो 2016 के ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इनके पिताजी इनका बैग उठा रहे थे और वो जो गोल्फ स्टिक और जो इनका सामान होता है वो उठा रहे थे। तो ये आपके कभी साथ में रहता है आपके, तो उसमें इनके पिताजी थे अदिति अशोक के, इस बार इनकी माता जी थी। तो माता पिता साथ में अपने बच्चे का बोझ उठा रहे हैं साथ में, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा उदाहरण होता है। तो कहीं ना कहीं एक माता पिता का भी संघर्ष होता है, तभी चैंपियन निकलता है। कोई ऐसा नहीं होता कि लड़का बच्चा बेटी सीधा आगे जाके अपना मेडल लेके आ जाएंगे। जब तक माँ बाप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक पूरा परिवार संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, मेडल नहीं आएगा। तो आज इनकी मां के साथ थी अदिति अशोक की, तो बहुत ही अच्छा लगा। एक शॉट से मिस कर गए हम, एक शॉट से, नहीं तो एक मेडल पक्का हो जाता हमारा। लेकिन बहुत अच्छा करा इन्होंने। 200वीं रैंक खिलाड़ी है, अगर चौथे नंबर पे आती है कितनी बड़ी बात है। और जो यूएस की जो नंबर 1 थी जो खिलाड़ी, उसके बाद फिर जापान की खिलाड़ी नंबर 2 रही और न्यूजीलैंड की खिलाड़ी नंबर 3 रही और भारत की बेटी चौथे नंबर पे रही जो दूसरे नंबर पे थी। एक शॉट से मिस हो गया। एक शॉट मतलब एक शॉट पहले, अगर ये जो बॉल होल्स में डालनी होती है तो 18 होल्स होते हैं एक दिन के अंदर। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होता है, 4 दिन चलता है ये। तो चारों दिन 18 जैसे होल्स होते हैं, तो उसमें आपके जो टोटल ओवरऑल जो पॉइंट्स होते हैं वो काउंट कर दिए जाते हैं। तो एक शॉट से मिस कर गई और मेडल हाथ से निकल गया। लेकिन जो इन्होंने दिल जीत लिया और भारत के लिए जो गोल्ड से भी बड़ा काम कर दिया, अब और भारत की बेटियां इस खेल के लिए प्रेरित होंगे। तो सलाम है, सल्यूट है भारत की बेटी अदिति अशोक। और मज़े की बात ये है कि ये बड़े यंग खिलाड़ी हैं यार। ये अभी देखिए 22-23 साल के बच्चे हैं ये। 22-23 साल के अदिति अशोक हैं, 22-23 साल के ये बजरंग पुनिया है, 23 साल का नीरज है, बहुत ही शानदार। रवि दहिया ये 22 साल का लड़का है, और कहीं ना कहीं जो दीपक पुनिया है वो 22-23 साल का है। तो बड़े यंग खिलाड़ी हैं, इनके पास कम से कम 4 ओलंपिक्स और खेलेंगे। तो भविष्य हमारा पूरा उज्ज्वल है, बहुत उज्ज्वल है। हमें बस अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना है। तो सल्यूट है अदिति अशोक को जो गोल्फ भारत के लिए लेके आई। और जो इवेंट थे, तो मैं आपको अब जो 7 जो हमें मेडल मिले उसके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन से हमें मेडल मिले। सबसे पहले मीराबाई चानू को मिला। मीराबाई चानू को जो पहले दिन हमने देखा था, उनको सिल्वर मेडल मिला था 49 किलो कैटेगरी में, और वेट लिफ्टिंग में उन्होंने सिल्वर मेडल मिला था। इससे पहले कर्नल मलेश्वरी को 2000 सिडनी ओलंपिक्स में मिला था ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद ये दूसरी ऐसी जो वेट लिफ्टर थी भारत के लिए जिन्होंने गोल्ड जिनको सिल्वर मेडल मिला। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया मीराबाई चानू ने। और मणिपुर से आती हैं खिलाड़ी, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। कल इन्होंने क्या किया कि जो ट्रक वाले भाई साहब थे हमारे, जो इनकी मदद करते थे, तो इन्होंने सबको 150 ट्रक वालों को इनवाइट किया, उनका सम्मान किया, उनको शर्ट दिया, उनको फिर जो गमछा होता है एक वो दिया। तो उन सबको एक खुद की सेरेमनी रखी और 150 को उन्होंने सपोर्ट किया। क्योंकि ये ट्रक वाले जब ये अपने घर से 30 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस करने जाती थी, तो ये ट्रक वाले इनको फ्री लेके जाते थे। तो इन्होंने ऐसा याद किया। कितने लोग याद करते हैं? जो लोग फेमस हो जाते हैं वो सब पीछे किसी को याद नहीं करते। आप देख लेना, ये रीत है हमारी। और ये मीराबाई चानू ने सभी 150 ट्रक वालों को बुलाया, फैसिलेशन किया, उनको अलग से उनको सम्मानित किया। ये है मीराबाई चानू और भारत की बेटी जो मणिपुर से आती है और भारत के लिए सिल्वर मेडल दिलाती है। तो बहुत ही शानदार इन्होंने करा और अगली बार बिल्कुल गोल्ड की अपेक्षा है इनसे। दूसरी नंबर पे जीती पीवी सिंधु जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। तो ये भी कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में हार गई थी, उससे काफ़ी निराशा लगी थी। चाइनीज़ ताइपे के जो खिलाड़ी थे उनसे ये हार गई थी। और उसके बाद फिर ये ब्रॉन्ज मेडल के लिए इन्होंने खेला और जो चाइना के खिलाड़ी को इनको परास्त करके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम किया। इससे पहले 2016 में ये सिल्वर लेके आ चुकी हैं पीवी सिंधु और अब ये ब्रॉन्ज लेके आई। तो बहुत ही शानदार खेले पीवी सिंधु। अगली बार मैं और खिलाड़ियों को भी देखना चाहूँगा जो ओलंपिक्स में आएंगे बैडमिंटन के थ्रू।
तो ये दूसरा मेडल रहा पीवी संधू का। फिर लवलीना बोरगोहेन, ये एक खिलाड़ी है, भारत की बेटी, बॉक्सिंग में भारत के लिए पहला मेडल लेके आई है और इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लवीना बोरगोहेन, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला इनको। और ये थर्ड बॉक्सर थी। पहले विजेंद्र सिंह को 2008 में अभिनव बिंद्रा को मिला था गोल्ड और विजेंद्र सिंह को सिल्वर मिला था। तो ये तीसरी बॉक्सर है। उनके बाद मैरी कॉम को 2012 में मिला था ब्रॉन्ज मेडल। तो तीसरी बॉक्सर है जिनको ओलंपिक्स में मेडल मिला है और इनको जो ब्रॉन्ज मेडल मिला। और 22-23 साल की ये भी है, तो इनके पास भी 3-4 ओलंपिक्स अभी खेलने के लिए हैं और अगली बार जरूर ये गोल्ड मेडल लेके आएंगे। तो सल्यूट है लवीना बोरगोहेन, भारत की बेटी। तो 3 मेडल हमें ये मिले। फिर मेडलों का थोड़ा सूखा सा पड़ गया था बीच में, तो अंत में फिर रवि दहिया को, हमारे जो खिलाड़ी थे उनको मेडल मिला 2 दिन पहले। उन्होंने वो सोनीपत के एक छोटे से गांव से आते हैं और 57 केजी का जो रेसलिंग का मैच था उसमें ये फाइनल में आ रहे थे, तो एक सिल्वर मेडल से इनको संतुष्ट करना पड़ा। और ये भारत का जो कुश्ती में ये भारत का चौथा मेडल था इस ओलंपिक का। और ये काफ़ी निराशा इनको हाथ लगी कि भाई मैं हार गया हूँ फाइनल में, लेकिन बहुत बड़ी बात है सिल्वर आप मेडल लेके आए। तो इससे पहले सिल्वर मेडल जो कुश्ती में केवल सुशील कुमार लेके आए थे 2012 के ओलंपिक्स में। तो बड़ी कामयाबी है रवि दहिया के लिए, पूरी शुभकामनाएं हैं। तो ये तीनों मित्र हैं, रवि दहिया और दीपक पुनिया और ये बजरंग पुनिया, ये सब मिलके एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो तीनों यंग खिलाड़ी हैं, 22-23 साल के हैं और आगे देश का नाम बहुत रोशन करेंगे। फिर एक मेडल मिला जो भारत की हॉकी टीम को, तो उसमें भी भारत को 41 साल बाद मेडल मिला। 1980 में मिला था हमें गोल्ड मेडल, उसके बाद हमें कोई मेडल नहीं मिला। और सेमीफाइनल में हम 1972 में पहुंचे थे, उसके बाद हम नहीं पहुंच पाए थे। उससे पहले जो 2008 में हम हॉकी में मेंस में हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। और उसके बाद हम जो पिछला ओलंपिक्स था उसमें हम 12वें स्थान पे रहे थे। इस बार हम तीसरे स्थान पे, जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था, शानदार हमने खेल खेला और जो विपक्षी टीम है उसको हमने हराया। और हमने जो अपने देश के लिए, जो हमारे हॉकी की टीम के जो प्लेयर थे, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जो पुरुष की बात मैं कर रहा हूँ। और महिलाओं ने, एक जो महिला टीम थी वो भी बहुत ही शानदार खेली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो वर्ल्ड चैंपियन थी उनको हराया, जो 3 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट है उनको हराया था। और सेमीफाइनल में वो हार गई थी 1-0 से। फिर जो ये जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच था उसमें भी 4-3 से हारी हैं, बहुत ही शानदार खेली। और केवल 4-3 से हारी ये जो ग्रेट ब्रिटेन की टीम से। हमारी जो भारत की जो महिलाओं की टीम, हमारी जो बेटियां थी, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। हमारी टीम 9वें नंबर की थी और फिर भी हमने जो टॉप की टीमों को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, जो वर्ल्ड चैंपियन हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो अगली बारी भी इनसे आप मेडल की एक्सपेक्ट जरूर करना, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, उनका आप सपोर्ट करना। हॉकी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उड़ीसा सरकार का, जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, तो उनकी सरकार ने स्पॉन्सर कर हमारे खिलाड़ियों को, महिला और पुरुष दोनों को, हॉकी के लिए बहुत ही बधाई हमारी जो उड़ीसा की सरकार है जिन्होंने स्पॉन्सर किया। तो ये था हॉकी के लिए जिसमें हमें मेडल मिला। छठा मेडल बजरंग पुनिया का, मैंने जैसे आपको बताया कि उनको 65 किलोग्राम में मिला है, आज ब्रॉन्ज मेडल मिला है कुश्ती में। तो बहुत बहुत बधाई बजरंग पुनिया को और सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो ये भारत का छठा मेडल था और बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। अगली बार गोल्ड जरूर लेके आएंगे। इस बार गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन अगली बार जरूर लेके आएंगे। फिर जो 7वां और अंतिम मेडल था, तो सोने पे सुहागा हो गया। नीरज चोपड़ा आखिरी दिन आते हैं और 87.58 मीटर का जेवलिन फेंकते हैं और भारत के लिए गोल्ड मेडल पक्का कर देते हैं। कितनी खुशी मिलती है, कितनी खुशी मिलती है। नीरज चोपड़ा भारत के लिए जब आखिरी दिन आता है और भारत को गोल्ड मेडल जितवाता है। बहुत सदियां बीत गई है गोल्ड मेडल देखे हुए। 2008 में आया था केवल, जो अभिनव बिंद्रा जीते थे। उसके अलावा 1996 से 1996 से नहीं बता रहा, सॉरी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1896 से आज तक केवल 125 साल हो गए, 2 हमें इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिले हैं। अभिनव बिंद्रा 2008 में जो बीजिंग एथेंस ओलंपिक्स था उसमें गोल्ड लेके आए थे, दूसरा ये है। और ट्रैक एंड फील्ड में पहली बार भारत कोई किसी भारतीय को मेडल मिला था। और मुझे बड़ी अच्छी बात ये लगी कि नीरज चोपड़ा ने जो अपना मेडल है वो मिल्खा सिंह के को समर्पित कर दिया। उनको श्रद्धांजलि दी है उन्होंने कि भाई मेरा मेडल है मिल्खा सिंह के लिए। मिल्खा सिंह
भारत के एक महान खिलाड़ी थे। वो उनका सपना था कि जो ट्रैक एंड फील्ड में भारत का कोई खिलाड़ी जीते और भारत के लिए मेडल लेके आए और गोल्ड मेडल लेके आए। तो अभी बड़ी दुख की बात है कि अभी पिछले महीने ही उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया हमारे मिल्खा सिंह जी का, जो करीब 93 वर्ष के थे। तो कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही फिट खिलाड़ी थे, बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन उनका जो जीवन भर सपना था कि भारत की टीम ट्रैक एंड फील्ड में मेडल लेके आए, लेकिन नहीं उनके जीते नहीं हो पाए सपना। तो आज बड़ा अच्छा लगा, उनके भाई ने बताया, नीरज चोपड़ा के भाई ने, कि भाई ये मेडल मेरे भाई ने मिल्खा सिंह के लिए उनको श्रद्धांजलि दी है, उनके नाम कर दिया ये मेडल। तो मिल्खा सिंह के लिए बहुत ही 1960 का जो ओलंपिक्स था, रोम ओलंपिक्स था, उसमें चौथे स्थान पर रहे थे मिल्खा सिंह। सेकंड के मेरे ख्याल से 100वें हिस्से से ये रह गए थे एक मेडल से 1960 में। अगर 1960 में मेडल आता हमारा तो कितने बच्चे बाहर आते जो मतलब ये स्पोर्ट्स अपनाते, लेकिन वो थोड़ी सी चूक हो गई। सेकंड कितना होता है आपको पता है? पलक झपकते ही सेकंड पूरा होता है। सेकंड का 100वां हिस्सा उससे हार गए थे मिल्खा सिंह, जो चौथे नंबर पे आए थे। उसके अलावा जितनी भी उन्होंने जो रेस करी, करीब मेरे ख्याल से 80 रेस थी, तो शायद वो 1-2 रेस में वो हारे थे, नहीं तो शायद 80 में से 77 जो रेस थी उसमें जीते थे मिल्खा सिंह। बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे। तो उनका जो सपना था कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हो पाया था उनके जीवन काल में। तो आज का मेडल नीरज चोपड़ा ने मिल्खा सिंह को समर्पित कर दिया है। तो बहुत बड़ी बात है। और ये अच्छा लगा ये देख के। और कहीं ना कहीं जो हमारे खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए, इनको आगे लाना चाहिए। मुझे जब चिंता होती है तो 7 मेडल हम लेके आए हैं, बहुत ही खुशखबरी की बात है। आज तक किसी भी ओलंपिक्स में हम 7 मेडल हमारे पास नहीं आ पाए। ये केवल ये ओलंपिक्स है जिसमें 7 आए हैं। इससे पहले 2012 में जो ओलंपिक्स था उसमें हमारे पास 6 मेडल आए थे, और ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमने दिया है। अगर आप कहेंगे कि भाई चाइना जापान के हिसाब से ये प्रदर्शन है, तो मैं वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि भाई उन जैसा प्रदर्शन है। वो तो बहुत आगे है हमसे, क्योंकि पूरा सिस्टम का मानसिकता का खेल है। हमारे जो घर वाले हैं, कि आप भी देखिए कितनों को अपने बच्चों को डालते हैं ओलंपिक की तैयारी के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पेरिस ओलंपिक्स है 2024 में, कितनों को आप अपने बच्चों को डालोगे ओलंपिक की तैयारी में? अब पेरिस छोड़ो, 2028 में ओलंपिक्स है, तो वो 7 साल बाद है। उसके लिए अभी क्यों नहीं भेजते? हम क्या करते हैं, थोड़ा हमारा जो सिस्टम ऐसा है, भूल जाएंगे सब कुछ। और 2024 के जब 2-3 महीने बचेंगे तब हमें याद आती है कि भाई मेडल तो हमें लाने हैं। मेडल आएंगे कहाँ से? लेकिन सर मेडल ऐसे कैसे आ जाएंगे? 2-3 महीने की तो आप तैयारी करोगे तो मेडल कहाँ से लाओगे? मेडल के लिए दिन रात आपको लगे रहना पड़ेगा। जो हमारे बच्चे होते हैं, जो 5-5, 6-6 साल के होते हैं, इस टाइम इनको डालने की जरूरत है स्पोर्ट्स में। और एक माता पिता का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। एक माता पिता को उनको लेके जाना पड़ेगा, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो जो ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट हो, शॉर्टपट हो, चाहे डिस्कस थ्रो हो, उनको सामने आना पड़ेगा, उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और जो रिश्तेदारों के लिए है, रिश्तेदारों को भी साथ आना पड़ेगा। हम ये देखते हैं, मैं अब कई बार देखता हूँ कि जब मेडल मिलता है तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन क्या वो खिलाड़ी जब खेलता था उसको समर्थन करने के लिए वो लोग आते थे? उस टाइम आते थे क्या? आप ये मुझे बताइए ना। अब तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई मेडल लेके आ गया, हमारे देश के लिए मेडल लेके आ गया। लेकिन जब उसको जरूरत होती है तब आप उसके लिए सामने आइए। अब एक बात बताइए मुझे, ये विनेश फोगाट ये दूसरे राउंड में बाहर हुई है, ठीक है। मनु भाकर ये कोई मैच नहीं, कोई अपना ना, ये जो शूटिंग में नहीं जीत पाई। कितने लोग अब जो मनु भाकर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितने लोग अब विनेश फोगाट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं लोग। ये हमारी मानसिकता है। अगर खिलाड़ी हार गया यार, उसने कोशिश तो करी है, मैं मानता हूँ विनेश फोगाट ने उससे बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 है वो। लेकिन अब हारोगी तो फिर उसे गाली दोगे क्या? अब उसको ट्रोल करोगे आप, उसके फैमिली को आप गाली दोगे? ये हमारी मानसिकता है। तो अगर आप ऐसे करेंगे किसी खिलाड़ी के साथ करते हो तो उसका मनोबल टूट जाता है। तो जो जीते हैं उनको तो आप सपोर्ट करो ही करो, अच्छी बात है, उनको सपोर्ट करो, उनको आप डीपी बना दो। आप देखोगे आज नीरज चोपड़ा का सब ने अपने डीपी बना रखा है। जो नीरज चोपड़ा का जानते भी नहीं, कभी उन्होंने सुना ही नहीं कौन नीरज चोपड़ा है, आज वो डीपी बनाए बैठे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप विनेश फोगाट का भी डीपी बनाइए, आप मनु भाकर का डीपी बनाइए, आप सौरभ भारद्वाज का डीपी बनाइए। ये बच्चे आने वाले ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड लेके आएंगे। और दीपिका कुमारी, आप इनको ना भूल जाइए। मैं मानता हूं कमियां इनकी हैं कि ये नहीं जीत पाई, मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं आगे अच्छा प्रदर्शन इनको करना पड़ेगा। और जो फिजिकल हमारी जो प्रैक्टिस होती है, साथ में जो मेंटल, वो भी हमें कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप इनको भूलना चाहिए। अगर आप इनको ट्रोल करेंगे, गालियां देंगे, तो इनका मनोबल घट जाएगा और ये कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे।
कितने हमने खिलाड़ी देखे हैं। दीपा कार्माकर, आपको याद होगा, जो दीपा थी, जो जिमनास्ट में हमारी बेटी थी, 2016 में भारत की बेटी, कितना शानदार प्रदर्शन किया था। जिमनास्ट में चौथे स्थान पे रही थी। जिमनास्ट जिसका भारत से लेना देना ही नहीं, हमने आज तक कभी सीखा ही नहीं जिमनास्ट में क्या होता है, वहाँ ये चौथे स्थान पे रही थी दीपा। और एक वो जो उन्होंने जो एक दाव खेला था, पेडोनोवा था शायद, पेडोनोवा, मैं शायद नाम गलत ले रहा हूँगा, वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं अद्भुत था, और वो बहुत कम कर पाते लोग दुनिया में। तो इन्होंने वो दाव भी करा जिमनास्ट में, और इनको कई करोड़ रुपए भी दिए गए सरकारों ने, लोगों ने इतना इनको अप्रिशिएट कर दिया, वो भूल ही गए। अब वो जो भी रीज़न रहा हो, वो इस ओलंपिक्स में है ही नहीं। जो पिछले यार जो फोर्थ आए थे और ओलंपिक की जिनसे हमें उम्मीद थी, वो तो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को भी देखना चाहिए भाई कि ज़्यादा लाइमलाइट में आप आओगे। भारत ऐसा देश है, अगर आप जीतते हो तो आपको भगवान बना देते हैं एक दिन में, लेकिन कहीं अगर आप हारते हो तो 1 मिनट में आपको बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे। ऐसा होता है, और मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है झूठ बोलते हुए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं जो बात है मैं आपके सामने स्पष्ट रखूँगा, ये हमारा देश है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी मानसिकता चेंज करनी होगी, अपने खिलाड़ियों को हमें सपोर्ट करना होगा। उनका चाहे वो जीते या हारे, कोशिश तो अब हमें करनी पड़ेगी। अगर हम उनकी बुराई करने लग जाएंगे तो बाहर वाले देश वाले क्यों करेंगे भाई? हमारे घर का कोई बच्चा है, हम उसकी बुराई कर रहे हैं बाहर जाके, भाई कि नालायक है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, तो बाहर वाले उसकी तारीफ़ करेंगे क्या? आप क्या सोचते हो? तो अगर अपने घर के बच्चे की हम ही तारीफ़ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उसको प्रोत्साहन दो, उसको इंस्पायर करो अच्छे खेलने के लिए। ये मैं कहीं ना कहीं मेरा मानना है ऐसा है, और आगे भी हम इसको चर्चा करते रहेंगे। और आपने देखा होगा भारत टीवी पे मेरे को आप पिछले 10-12 दिन से रेगुलर देख रहे होगे, मैं हर रोज़ आता हूँ और आपको पूरा विश्लेषण आपको देता हूँ, क्योंकि हमारी ये मुहिम है, हम दिल से जुड़े हुए हैं भारत टीवी की। हमारी जो टीम है, हमें बताना चाहते हैं, अपने बच्चों को प्रेरणा देना चाहते हैं। मैं अपने कार्यक्रम अपने युवाओं के लिए करना चाहता हूँ, मैं बच्चों के लिए करना चाह रहा हूँ, ताकि वो लोग आए और भारत के लिए मेडल जीते हुए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आसान शब्दों में मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि भाई ये खेल है, इसमें आप आ सकते हो, इसमें जो कमियाँ हैं वो आप ऐसे दूर कर सकते हो, ये आपकी जो अकेडमी है। तो इसलिए मैं लाइव आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, और लगातार कोई आप बता दीजिए कौन सा ऐसा चैनल है जो लगातार आपको 1-1 घंटा आपको पूरा विश्लेषण दे रहा है ओलंपिक के बारे में? आप मुझे एक चैनल का नाम बता दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप जो जीत रहे हैं उसके घर सारे सब मीडिया पहुंच जाता है कि लो भाई ये नीरज चोपड़ा हमारे जीत गए हैं, हमारे बजरंग पुनिया जीत गए हैं, तो उनको सब उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं। करना भी चाहिए, ठीक है, लोग करते हैं तो उनको सुने। पर मैं कह रहा हूँ कि जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए उनका क्या होगा? उनको नहीं करोगे आप? जो बेचारे खिलाड़ी हार गया तो मीडिया मैंने देखा कि वहाँ पहुँच जाते हैं, जो खिलाड़ी के जो परफॉर्मेंस हो रहा होता है, अगर खिलाड़ी जीत जाता है तो भीड़ लग जाती है उसके लिए, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर हार जाता है तो दबे पाँव वहीं से निकल लेते हैं। अरे भाई, आप जिसके लिए काम के लिए आए हो उनके माँ बाप का इंटरव्यू तो लो, उनसे आप बात तो करो, उनकी जो उपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी देश के लिए, उनसे आप बात तो करो। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अगर जो खिलाड़ी, अगर आप लाइव आ रहे हैं, खिलाड़ी के परिवार के साथ बैठ के आप मैच देख रहे हैं, खिलाड़ी अगर हार गया तो दबे पाँव अपना झोला उठा के आप निकल लेते हैं। तो ये मैं कहीं ना कहीं ये गलत बात है, निंदनीय है। खिलाड़ियों के साथ रहो, खिलाड़ी जीते या हारे। बुरा मुझे भी लगता है जब खिलाड़ी अपना हारता है। मुझे भी उम्मीद थी विनेश फोगाट से भाई ये गोल्ड लेके आएगी, दीपिका से कि ये गोल्ड लेके आएगी, और बनू बाकर से, सौरभ भारद्वाज से। नहीं हारे तो अब बताओ क्या करें? अब उनको ट्रोल करना शुरू कर दे, उनको गाली देना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता है, निराशा हाथ होती है। हम भी इंसान है, मुझे भी निराशा होती है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है सर। इस लेवल पे आना, ओलंपिक से ऊपर कुछ नहीं। खेलों की दुनिया में ओलंपिक से बढ़कर कुछ है ही नहीं। उसमें, और 4 साल में एक इवेंट आता है ये, उसमें खिलाड़ी अपना 100% देता है, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। ओलंपिक में अगर खासकर आपका गोल्ड है तो आप, ये बहुत ही बड़ी बात है, आप ये मान लीजिए। और तो ये क्या कहते हैं, मैं आपको बताना चाह रहा था, तो ये हमने चर्चा भी करी, और जो सभी खिलाड़ियों के बारे में हमने बताया। तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने जो सवाल रख सकते हैं, अपनी जो शुभकामनाएं टीम वाले खिलाड़ियों को आप दे सकते हैं। तो ये पूरे ओलंपिक्स का हमने आपको बताया कि भारत में कहाँ कमियां रही, कहाँ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो हम हर रोज़ आपके साथ लाइव आते थे और आपको हमने बताया है। कहीं ना कहीं हमारी मुहिम है, हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मेरे देश को मेडल मिले, मेरे ये मुहिम है। मैं चाहता हूँ मेरे देश को अगली बारी, इस बार 7 मेडल आए तो अगली बार 18-20 मेडल मिलने चाहिए, और ये संख्या हर 4 साल में बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। 2012 में हमें 6 मेडल मिले, 2016 में 2 पे हम पहुँच गए, 3 गुना हम नीचे घट गए।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कमी है, लोगों की मानसिकता में कमी है, सिस्टम में कमी है, बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। स्टेडियम के बारे में हम आपको बताएंगे और जो इवेंट होते हैं उनके बारे में बताएंगे, और जो कमियां हैं सिस्टम की हम आपको वही बताते रहेंगे। हमें भाई, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, तो हमें ये नहीं है कि भाई इस पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलना। जो गलत करेगा हम उसके खिलाफ बोलेंगे और सीना ठोक के बोलेंगे, और जो बात होगी उसको सबके सामने हम लेके आएंगे, और जो अच्छा करेगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे। हमारे लिए हमारा राष्ट्र सबसे ऊपर है, मेरा भारत सबसे ऊपर है, हमारा तिरंगा सबसे ऊपर है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तिरंगा लहराता हुआ हम देखते हैं कि हमारा जो तिरंगा है वो जब टोक्यो में आज हमने देखा कि जब नीरज चोपड़ा खड़े हुए थे, जो राष्ट्रीय गान बजता है वो लम्हे होते हैं सर। वो जो 52 सेकंड है जो हमारा राष्ट्रीय गान बजता है, इसके लिए एक खिलाड़ी जीता है, इसके लिए एक देश के जो लोग हैं उसके लिए वो अपने खिलाड़ी को चेयर अप करते हैं। हमारे देश का मान सम्मान हो पूरी दुनिया में, सब ये चाहते हैं। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, और बाकी आगे भी जो सिस्टम के बारे में आपको बताता रहूँगा। दिल्ली में मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में मैं आपको बताऊँ कि 4-5 मुश्किल स्टेडियम है। दिल्ली भारत की राजधानी है। अगर हम 4-5 स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, छत्रसाल स्टेडियम है, जेटली स्टेडियम है, तो ये 4-5 स्टेडियम है, उसके अलावा स्टेडियम नहीं है। तो मेडल आप चाहते हो कि आपके 40, 50, 100 मेडल आए, मेडल कहाँ से आएंगे? अगर किसी बच्चे को, हमारे जो गांव देहात में है, जैसे बच्चा है उसको मान लो प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, हर रोज़ 25-30 किलोमीटर जाएगा और 25-30 किलोमीटर आएगा, और पढ़ाई करनी होगी उसको। एक तो हमारा सिस्टम भी तो ऐसा है, बच्चा अभी तो खैर कोरोना का टाइम है तो बच्चा घर से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अब बच्चा जब स्कूल में जाता है तो सुबह 8 बजे स्कूल लगता है, तो बच्चा 6 बजे अपना झोला टांग के अपना खड़ा हो जाता है अपना, और जाके अपना बस की जो लाइन स्टैंड पे खड़ा हो जाता है जाके, और सुबह एक करीब समझिए 5 बजे से उठना पड़ता है, 7-7:30 बजे तक स्कूल पहुंच जाता है। वो 2-2:30-3 बजे तक थका रहा आता है। 1 घंटे में फिर हम क्या करते हैं, उसको झोला टांग के फिर से ट्यूशन पे भेज देते हैं। वो 5-6 बजे आता है, फिर शायद अपना वो घर पे आता है, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेल लिया, तो कोई PUBG खेलने लग जाता है, कोई टीवी देखने लग जाता है, और रात को फिर खा पी के सो जाते हैं। तो इसमें स्पोर्ट्स कहाँ रहा? स्पोर्ट्स का घंटा कहाँ है? एटलीस्ट 1 घंटा, 1 से 2 घंटा हर एक बच्चे को, मैं हर एक बच्चे की जिम्मेदारी मैं बता रहा हूँ। बच्चों, आपको अब आगे आना है, आपको कम से कम 1-2 घंटा जरूर खेलना है। बाहर निकलो, खेलो, ग्राउंड में खेलो, उसके बिना नहीं आ पाएगा मेडल। PUBG खेलने से ओलंपिक में मेडल नहीं मिलेगा, ठीक है? जो वीडियो हम देखते हैं यूट्यूब पे, हम देख रहे हैं, अपना समय उस फेसबुक पे लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हैं अपने, तो उससे आपको ओलंपिक में मेडल नहीं मिलेगा। हमारे बच्चों, हमारे युवाओं जो 8-10 साल के हैं, जो 15 साल के, जो 20 साल के, 22 साल के, मैं आपके लिए ये वीडियो कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जिम्मेदारी है। अगर मेरे देश को मेडल नहीं मिल रहा तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप आगे आओ। फैसिलिटी की बात है, कमियां होती हैं, सरकारों से भी कमियां होती हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये जो हमारे कई जो खिलाड़ी हैं, आदिवासी खिलाड़ी हैं बेचारे, उनको कोई फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है, वो लोग आके जीतते हैं, तो वो कैसे जीत रहे हैं? तो वो सिस्टम में कहीं ना कहीं कमियां हैं, उसके बारे में हम आपको सामने बात रखेंगे, और आगे भी हम ये आपको बताते रहेंगे। तो इस बार हमें 7 मेडल मिले हमें इस बार, और पहले के मुकाबले बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप रख सकते हैं। ये निष्पक्ष चैनल है, अपने बात रखिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। और एक मैं आपको चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो खिलाड़ियों को बात करी, जो हौसला उनका बढ़ाया, वो मुझे बहुत ही शानदार लगा। आपने लाइव दुनिया देख रही थी, उसमें खिलाड़ी को कितना अच्छा लगता है। ये होता है, अगर देश का नेता, देश का लीडर अगर खिलाड़ियों से बात करता हुआ है, और वो भी हारते हुए खिलाड़ियों से बात करता है, तो ये मनोबल बढ़ाने की बात है। ये बहुत ही शानदार काम किया, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और उन्होंने जो हमारे हॉकी के जो सेमीफाइनल में हारे थे हमारे खिलाड़ी, उनसे ही बात करी, जो महिला की टीम थी उनसे बात करी, फिर जो मेडल जीत के आए उनसे भी, और जो मेडल हारे भी फिर भी हमारी जो बेटियों से उन्होंने बात करी, और अन्य खिलाड़ियों से बात करी। तो देश के प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब लोगों को जिसको कमियाँ ढूंढनी है वो तो ढूंढेंगे सिस्टम में। कई लोग कहेंगे भाई दिखावा कर रहे हैं और उनका क्रेडिट ले रहे हैं। भाई इसमें क्रेडिट की क्या बात हो गई? मैं आपको सीधा स्पष्ट बोल रहा हूँ। मान लो अगर आपको कि हर एक खिलाड़ी को आप फ़ोन करते हो, उनसे आप बात करते हो, तो उसका मनोबल बढ़ता है, कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ता है। तो ये बड़ा ही अच्छा कदम था। और ये बल्कि ये तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा, ये जो हर एक जो अपने जो हमारे देश के जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी करना चाहिए था। जैसे जो खट्टर जी है हरियाणा के,
हुए तो हरियाणा खिलाड़ियों से बात कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ अपने खिलाड़ियों से बात करना चाहो तो। और दिल्ली वाले जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, दिल्ली वालों से बात कर सकते हैं। और इसमें भी रोक क्यों है? अगर दिल्ली का वाला मुख्यमंत्री हरियाणा के खिलाड़ी से बात करेगा फ़ोन करके तो मना कोई नहीं करेगा, सबको अच्छा लगता है कि एक मुख्यमंत्री हमसे बात कर रहा है। तो हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमारे जो राजनेता हैं उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनको बात करनी चाहिए, उनको हौसला बढ़ाना चाहिए। उन पे भी जिम्मेदारी है। वो सिर्फ पिक्चरें बनाने की जिम्मेदारी तो नहीं है सर आपकी। आपका देश के जो हमारे युवाओं को जब मेडल जीत जाए उनके बाद फोटो लगाना है तो उससे तो काम नहीं चलेगा ना। जब वो हारे हुए हैं, जब वो उनको आपकी ज़रूरत है, तब आपको साथ खड़ा होना है। जब जीत जाएंगे तो फिर तो दुनिया ही उनके साथ खड़ी हुई है, फिर तो आपको जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत किसी को नहीं है। जब आप जीत जाएंगे फिर तो आप फोटो खिंचवाने चले जाते हैं। जो राजनेता हैं अपनी फ़ोटो लगा लेंगे। अब आप कल देखना, कल के बहुत सारे अखबार में होर्डिंग्स में बहुत सारे राजनेता अपनी एक फ़ोटो छाप लेंगे और साथ में लिख देंगे देश का बेटा नीरज चोपड़ा जीत गया, और नीरज चोपड़ा की तो छोटी सी फ़ोटो लगा देंगे, अपनी इतनी बड़ी फ़ोटो लगा देंगे। तो ये प्रचार का माध्यम है। तो हम अपना प्रचार करते हैं, हमें खिलाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना प्रचार करना है। तो ये सिस्टम की कमियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ। मैं आपको बताऊंगा, आगे हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। और स्पोर्ट्स के लिए खासकर हम आपको बताते रहेंगे कि कहाँ से हमें मेडल आएंगे, कैसा करेगा। और ओलंपिक से बढ़कर कुछ नहीं है। ओलंपिक सबसे सर्वश्रेष्ठ है। गेम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये एक हमारे देश का जो कमियाँ बहुत सारी है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि क्रिकेट है, हमारे 90% जनता या 100% जनता क्रिकेट में घुसी हुई है। क्रिकेट, अब दिक्कत क्या है, क्रिकेट ओलंपिक्स में होता नहीं है। क्रिकेट खेलने वाले जो 12 देश हैं, ओलंपिक इसको रिकग्नाइज करता नहीं है, तो क्रिकेट में आपको कोई मेडल मिल नहीं सकता। लेकिन हमारी जो जनता है वो क्रिकेट को देखना पसंद है उनको। हॉकी का मैच होता है, फुटबॉल का मैच होता है, खाली पड़ी रहती है सीटें, स्पॉन्सर मिल नहीं रहे। और क्रिकेट के लिए भरमार मची हुई है स्पॉन्सर्स की। तो ये भी मुझे क्रिकेट से कोई परेशानी नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ क्रिकेट के अलावा हम सभी स्पोर्ट्स को इक्वल वैल्यू दें। मेरा पॉइंट ये है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट को छोड़ ही दो आज से, क्रिकेट को देखना ही मत, क्रिकेट को बैन कर दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्रिकेट भी आप देखो, परंतु और स्पोर्ट्स भी देखो, इनको आप सपोर्ट करो। अगर कोई हॉकी का मैच होता है तो स्टेडियम भरा होना चाहिए। अगर कोई फुटबॉल का मैच होता है तो स्टेडियम भरा होना चाहिए, लोगों की बाहर लाइनें लगनी चाहिए, जैसे क्रिकेट में होती है। क्रिकेट में अगर लाखों जैसे फिर यहाँ मैच होता है ईडन गार्डन में, तो 1 लाख लोगों की संख्या है, 1 लाख तो अंदर रहते हैं और 1 लाख बाहर खड़े रहते हैं। तो ये है क्रिकेट की दीवानगी हमारे देश के लिए, अच्छी बात है। लेकिन आप फुटबॉल और हॉकी और बैडमिंटन के लिए भी, बॉक्सिंग के लिए, सब के लिए काम करो। और इस बार तो भवानी सिंह थी जो भारत की, भवानी देवी थी जो भारत की जो खिलाड़ी थी। फेंसिंग में भी आपने देखा होगा कि जो तलवारबाजी होती है उसमें भी वो सामने आई। और फिर एक भारत की बेटी सेलिंग में आई थी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा उन्होंने। एक भारत के लाल, ये अजय, ये जो मैं नाम भूल गया उनका, जाट करके था उनका नाम, तो वो आपको नौका वाहन में भी आपको मिले, आपको बोटिंग जिसमें कहते हैं, अच्छा प्रदर्शन करा। उसमें भी हम पहुँचे थे फाइनल में। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन, बहुत ही अच्छा लगा। और आगे भी हमारी जो बेटियों ने हमारा नाम रोशन करा है वो बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे जो बेटे हैं इन्होंने भी दिखा दिया साथ में कि ये भी देश का नाम रोशन करेंगे और कर रहे हैं ये। तो बड़ा अच्छा लगता है। आगे भी हम ऐसी समीक्षा करते रहेंगे। और मैं आपको एक्चुअल जो बात है वो बताऊंगा, जो खरी बात आपको सुनाऊंगा मैं, कि भाई ये सच्चाई ये है। अगर आपको उसमें बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो सच्चाई तो सच्चाई रहेगी ना। आपके जो सिस्टम में अगर कुछ कमियां तो मैं आपके सामने रखूँगा। अगर आप उस सिस्टम का पार्ट हैं जो जहाँ से कमियां हो रही हैं तो शायद आपको बुरा लगेगा, लेकिन हम तो सीधा बोलेंगे, क्योंकि हमें चाहिए मेडल। और पेरिस ओलंपिक्स अभी से तैयारी शुरू कर दो। खिलाड़ियों से मैं सबसे कहना चाहूँगा, जो खिलाड़ी इस बार जीते हैं, जो इस बार नहीं जीत पाए, या जो खिलाड़ी आगे आने वाले हैं, 3 साल है बस आपके पास। बहुत ही जल्दी क्या कहते हैं वो 3 साल ऐसे निकल जाएंगे चुटकियों में, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। ये नहीं कि 2024 में हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको अपडेट रखा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 मेडल इस बार मिले, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत की टीम का रहा। और भारत 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ 7वें नंबर पर रहा भारत की टीम। चाइना की टीम 38 गोल्ड 31 सिल्वर 18 ब्रॉन्ज 87 मेडल मिले, तो ये नंबर 1 पे रही। यूनाइटेड स्टेट्स की टीम है, जो अमेरिका की टीम है, 36 गोल्ड और 39 सिल्वर 33 ब्रॉन्ज 108 मेडल मिले, ये दूसरे नंबर पे रही। और जापान 27 गोल्ड 12 सिल्वर 17 ब्रॉन्ज 56 मेडल मिले, ये तीसरे नंबर पे रही। तो
यूनाइटेड स्टेट्स को 108 मेडल मिले हैं और जापान को 56 मेडल मिले हैं। लेकिन गोल्ड का आप देखिए कि अमेरिका को 36 गोल्ड है और जापान को 27 गोल्ड है और चाइना को 38 गोल्ड है। तो चाइना ने बाजी मार ली और 38 गोल्ड के साथ अमेरिका से 2 गोल्ड ज़्यादा थे, तो वो नंबर 1 पे रही, अमेरिका नंबर 2, जापान नंबर 3 और भारत 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज 7 मेडल के साथ 47वें नंबर पे रहा। तो शायद पिछले ओलंपिक्स में हम 67 रैंक थी हमारी, इस बार हम रहे 47वें नंबर पे। तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, लेकिन आगे की सुधार की बहुत सारी गुंजाइशें हैं। फिर से मैं सभी खिलाड़ियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो सातों खिलाड़ियों जिन्होंने इस ओलंपिक में हमारा नाम रोशन किया, और उन सभी खिलाड़ियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो चूक गए इसमें, अगली बार हमारे लिए मेडल लेके आएंगे। चाहे वो मनु बाकर हो, सौरभ भारद्वाज हो, दीपिका कुमारी हो और दीपक पुनिया हो, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, भवानी देवी हो, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, महिला की जो हॉकी टीम है ये हो, दूती चंद है, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी लोग इनको सपोर्ट करें, हमारे खिलाड़ियों को। कोई जो नहीं मेडल जीता उनको गाली गलौच ना करें, उनको फैमिली को आप बुरा भला ना कहें। और पीछे हमने देखा था कि जो ये वंदना कटारिया जो भारत की हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, तो इनके यहाँ भी कुछ लोगों ने जाके पटाखे फोड़ दिए, फिर कुछ जाति सूचक कुछ शब्द बोले हैं वहाँ पे, तो वहाँ लड़ाई कर दी क्योंकि भारत की टीम हार गई थी। तो ये शर्मनाक है। हार जीत तो खेल का पहलू है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है, हमें भारत को सबसे आगे लाना है, आज नहीं तो कल। हमें तो भारत आगे आएगा ही, लेकिन आपका इसमें कितना योगदान है आपको ये अब तय करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नाम नीरज चोपड़ा जैसा हो और बजरंग पुनिया जैसा हो, चानू जैसा हो, मेरा भाई चानू जैसा हो और पीवी संधू जैसा हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सभी माँ बाप से कहना चाहता हूँ, सभी रिश्तेदारों से कहना चाहता हूँ जो केवल फ़ोटो अपॉर्चुनिटी में सामने आते हैं, आप भी योगदान दीजिए। रिश्तेदारों से जो चाचा मामा फूफा, आप भी आगे आइए और अपने जो बच्चे हैं, भतीजे भांजे, उन सबको आप अभी से उनके परफॉर्मेंस के लिए उनको मदद कीजिए। तो ये थी भारत टीवी की कवरेज, स्पेशल कवरेज ओलंपिक्स के लिए। और हमने पिछले, आप देखोगे हर रोज़ हमने लाइव आके आपको पूरे बताया कि भारत की टीम कौन सा मेडल जीता, कैसे तैयारियां रही, क्या कमियां रही। तो हम हर रोज़ लाइव आए, क्योंकि हमारी मुहिम का ये हिस्सा है। हम ऐसे चैनल नहीं है कि अगर वो 10 मिनट के लिए लाइव आ गया और बोल दिया भाई कि भारतीय मेडल लेके आ गया। हम दिल से जुड़े हुए हैं इस जो मुहिम से, और हम चाहते हैं कि भारत के लिए और मेडल आए, और हम पूरा प्रयास करते रहेंगे अपना। हमारी तरफ से, भारत की टीम की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा मेडल मिले और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। तो ओलंपिक के अपडेट के साथ मैं संदीप भारतीय आपका धन्यवाद करता हूं, जो लोग हमसे जुड़े और जो वीडियो को अभी देख रहे हैं, वो जो वीडियो को बाद में देखेंगे, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से जो 7 खिलाड़ी जो मेडल जीत के आए हैं और देश का नाम रोशन किया है। और सभी सरकारों को जो आप लग जाइए, 3 साल रहेंगे ओलंपिक के लिए, आपको तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सभी खिलाड़ियों से मैं कहना चाहूँगा, सभी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत ही शानदार दिन रहा। ओलंपिक का समापन होता है कल, क्लोजिंग सेरेमनी है, लेकिन इसके बाद भी भारत टीवी आपको बताता रहेगा, जो कमियाँ सिस्टम में आपके सामने रखता रहेगा कि क्यों हमें मेडल ज़्यादा नहीं मिलते। हमारी मुहिम है ये, हम ये मुहिम छेड़ते रहेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय, भारतीय टीम की तरफ से, और इस ओलंपिक स्पेशल कार्यक्रम में आपका धन्यवाद करता हूँ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।